चलिए अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन समझ में आ गया है। अब कोई भी रिलेशन का इन्वर्स क्या होता है? डेफिनेशन सेज लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मान लीजिए सेट ए और सेट बी, हमारे पास दो सेट है और एक आर है रिलेशन, जो कि है रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ए से बी की तरफ एक रिलेशन है आर, देन द इन्वर्स ऑफ आर। हमें किसी, देखिए इन्वर्स ऑफ रिलेशन मतलब किसी रिलेशन आर हमें गिवन है, कोई रिलेशन आर, उसका इन्वर्स करना है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ इन्वर्स ऑफ आर, तो इन्वर्स ऑफ आर को हम ऐसे लिखेंगे, आर के ऊपर ऐसा। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, डिनोटेड बाय दिस इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। देखो, अगर हमारा रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, तो हमारा इन्वर्स अपोजिट होगा, बी से ए तक होगा। ये ए टू बी है, ये बी टू ए है। ठीक है, ये अपोजिट हो गया है, ए से बी तक था, ये बी से ए तक है। ठीक है, तो अगर हमारा रिलेशन आर ए से बी तक है, तो हमारा इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर बी से ए तक होगा। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया है, बेसिकली हो क्या रहा है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर में वो सारे के सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। वो ऑर्डर देखिए, मान लीजिए हमारा सेट आर है, रिलेशन आर है, इसमें सारे ऐसे ए कॉमा बी वाले कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ए इज कमिंग फ्रॉम सेट ए एंड बी इज कमिंग फ्रॉम सेट बी। ठीक है, और बी इज कमिंग फ्रॉम सेट बी एंड ए इज कमिंग फ्रॉम सेट ए, मतलब स्मॉल ए इज कमिंग फ्रॉम सेट ए, स्मॉल बी इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल बी। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर रिलेशन आर के एलिमेंट्स को मैं ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन आर क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी कॉमा ए से। बेसिकली हो क्या रहा है, कंपोनेंट स्विच हो रहे हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट की जगह दूसरा कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट की जगह पहला कंपोनेंट, हम सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर चेंज कर रहे हैं हर रिलेशन के ऑर्डर पेयर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा रिलेशन है 1,2, 3,4 एंड 6,10। मान लीजिए मेरा रिलेशन आर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे पता करना है इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर में क्या होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को फ्लिप करना है। मतलब अगर 1,2 लिखा है तो आपको लिखना है 2,1, अगर 3,4 लिखा है तो आपको लिखना है 4,3, 6,10 लिखा है तो आपको लिखना है 10,6। मतलब सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स ए कॉमा बी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, बी कॉमा ए। ठीक है, ध्यान से समझिए, इस डिफाइंड रिलेशन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो बी कॉमा ए इनवर्स ऑफ रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। मतलब मैंने सिर्फ क्या करा है, इनको फ्लिप कर दिया, ए की जगह बी लिखा है और बी की जगह ए लिखा है। ठीक है, अब क्लियरली इतनी बात तो क्लियर है कि यार इसका जो रिलेशन आर के पहला एलिमेंट था वो ए से आ रहा था और दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा था, पर अब हम क्योंकि ये इसको फ्लिप कर रहे हैं, तो हमारा इन्वर्स में पहला एलिमेंट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। ठीक है, तो ये फ्लिप हो गया है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर हमारा डोमेन, चलिए इस केस में देखते हैं, अगर मैं अपना डोमेन निकालूँ, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, डोमेन क्या होगा, इसके पहले एलिमेंट्स, मतलब 1,3,6। बात समझ में आई? अगर मैं बोलती हूँ रेंज ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, तो उसमें सेकेंड एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 2,4,10। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं बोलती हूँ, ठीक है, इन्वर्स की बात कर रही हूँ, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स। ठीक है, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स में क्या आएगा, इसके पहले एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो वो होगा 2, 4 और 10। ठीक है, 2, 4 और 10। अगर मैं बोलती हूँ रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सेकेंड एलिमेंट्स, मतलब 1, 3 और 6। अगर आप कंपेयर करो इसका डोमेन ऑफ आर, इसके रेंज ऑफ, देखो डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ आर। देखो इसके कंपोनेंट्स के बराबर है, इसके और इसके कंपोनेंट्स के बराबर है। ठीक है, तो क्लियर है। देखो हो क्या रहा है, सिंपल, इनवर्स में हम सारे ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट को फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, सिंस हम सारे कंपोनेंट को फ्लिप कर रहे हैं, तो पहले जो इसके फर्स्ट एलिमेंट थे अब वो इसके सेकेंड एलिमेंट होंगे, तो जो पहले इसका डोमेन था अब वो इसका रेंज होगा।
जो इसका सेकेंड एलिमेंट्स थे वो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, तो इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं क्लियरली बोल सकती हूँ डोमेन of a relation R will be range of inverse of relation R, and range of relation R will be equal to domain of inverse of relation R. क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कोडोमेन, तो पहले कोडोमेन क्या होगा? इसका लेकर कोडोमेन होगा सेट बी, रिलेशन R का कोडोमेन क्या होगा? सेट बी, पर रिलेशन आर इनवर्स का कोडोमेन क्या होगा? सेट ए। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होता है और ये सेट बी टू सेट ए, मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो अगर सेट बी हमारा रिलेशन आर का कोडोमेन है तो हमारे इनवर्स ऑफ रिलेशन आर का कोडोमेन क्या होगा? सेट ए। क्लियर है? तो इस केस में मान लीजिए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट ए था हमारा 1 3 6 और 9। ठीक है, और मान लीजिए सेट बी था हमारा 2 4 10 12। ठीक है, तो हमारा अगर मैं रिलेशन आर के कोडोमेन की बात करती तो उसमें कौन सा सेट आता? सेट बी आता, मतलब 2 4 10 12। ये इसको मैं बोल सकती थी कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, और सेट ए जो होगा वो होगा हमारा कोडोमेन ऑफ आर इनवर्स। क्लियर है? देखिए कॉन्सेप्चुअल है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है। अगर हम चीज़ें फ्लिप कर रहे हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसका सेकंड एलिमेंट बना रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर हम सेट में बंद कर रहे हैं तो उसको हम रेंज डोमेन बोल रहे हैं। तो इसके अब वो सारे सेकंड एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इसके सारे सेकंड कंपोनेंट्स क्या हो गए? वो एलिमेंट्स जो इसके फर्स्ट कंपोनेंट्स थे इस सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के। तो जो इसका डोमेन था इसका रेंज हो गया, जो इसका रेंज था इसका डोमेन हो गया है। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिलेशन आर था, तो सेट बी कोडोमेन था, तो रिलेशन इनवर्स कर रहे हैं तो आर इनवर्स का कोडोमेन सेट ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये इनवर्स ऑफ रिलेशन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है,